बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने धरना दिया था अडियाला जेल के बाहर। रात के आखिरी पहर उन्होंने अपना ये धरना खत्म कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के साथ सलमान अकरम राजा थे, दीगर बहुत सारे अरकान असेंबली थे। जो लोग नहीं पहुंचे थे वो भी आ गए थे। मैंने पिछले वीलॉग में बताया आपको, शहरियार अफरीदी का, जुनैद अकबर साहब का, तो ये लोग भी पहुंच गए थे क्योंकि गंडापुर नहीं आए और गंडापुर का कोई भाई भी नहीं आया। तो शानदाना गुलजार साहबा भी वहां पे आई थी और दीगर बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA MPA वो वहां पे अडियाला जेल के बाहर देखे गए और इन्होंने यहाँ पे आकर एहतजाज किया, धरना दिया, इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन इंतजामिया टस से बस नहीं हुई और कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। रात को लगभग 2:45 बजे ये धरना कॉल ऑफ कर दिया गया और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम MPAs और जो MNAs उनके साथ मौजूद थे वो सारे गाड़ियों में बैठ के वहां से रवाना हो गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुछ बयान दिए। एक बयान जो है वो शाहिद खटक का था, जिन्होंने कहा कि हम कल इनके ऊपर एक बाउंसर मारेंगे और जल्द आपको बहुत सारी चीजें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने भी अनाउंसमेंट किया, बाकी लोगों ने भी अनाउंसमेंट किया। ये लोग चाह रहे थे कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, चाहे इमरान खान साहब के डॉक्टर्स की मुलाकात हो जाए, चाहे कोई सियासी बात हो या ना हो, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए। तशवीश बढ़ती जा रही है। देखिए, जो काबिल एतबार सोर्सेज है ना, उनसे कोई भी मालूमात इमरान खान साहब के हवाले से अभी तक बाहर नहीं आई। ये जरूर पता चला कि इमरान खान साहब अस्पताल पहुंचे और उन्हें प्रिंस अस्पताल लाया गया इस्लामाबाद में और उनका एक इलाज भी किया गया, एक ट्रीटमेंट था उनका, उनको दिया गया। लेकिन किसी भी इमरान खान साहब के करीबी शख्स से या किसी ऐसे सोर्स से जो मालूमात, जिसकी मालूमात के ऊपर भरोसा किया जा सके, जिसकी मालूमात पे इमरान खान साहब के कारकुन, उनकी पार्टी के लोग या उनकी फैमिली के लोग भरोसा करें, उससे इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हुई। हम सहाफियों के पास भी जो खबरें हैं वो मुख्तलिफ जराए से, कुछ अस्पताल के जराए हैं, कुछ पुलिस के जराए हैं, कुछ एजेंसियों के जराए हैं, कुछ जराए जो है वो जेल के जराए हैं। तो सब अपने अपने जराए को इस्तेमाल करते हुए खबरें दे रहे हैं और डॉट कनेक्टिंग हो रही है कि इमरान खान साहब को अस्पताल पहुंचा के उनका इलाज करवाया गया, जिसकी तस्दीक वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने भी कर दी है। अब तशवीश बढ़ती जा रही है कि इमरान खान साहब की हालत क्यों इतनी खराब हुई या मामला असल में है क्या। डॉक्टर इमरान खान साहब के पहुंच गए, जो उनके जाती मुआलिज हैं वो भी पहुंच गए अडियाला के बाहर। तो ये ऑफर भी दी गई कि आप डॉक्टर्स की मुलाकात करवा देंगे, तो बिल्कुल गैर सियासी लोग हैं, ये कोई सियासी बात भी नहीं करेंगे, आकर आप करवाए मुलाकात। खबरें आती रही कि बातचीत चल रही है, कोई बात बनने वाली है, लेकिन फिर इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। डॉक्टर आसिम यूसुफ जो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर हैं और दीगर कुछ डॉक्टर हैं, 2-3 मुआलिज थे, वो रात गए तक इंतजार करते रहे कि जब मुलाकात नहीं हुई तो फिर वो चले गए। और 2:45 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना खत्म कर दिया और अब एक नई हिकमत अमली का अनाउंसमेंट सुबह किया जाएगा। ये हिकमत अमली जो अनाउंस की जाएगी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते से की जाएगी। इत्तला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया है जाते जाते कि तमाम MNAs, MPAs, सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स, ये सारे लोग और जो अहदेदार हैं वो सारे लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अगला धरना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिया जाएगा। अब सुबह 10 बजे मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक पूरा कर्फ्यू का माहौल बना दिया जाएगा, जो रेड जोन है उसे सील कर दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग धरना ना दे सकें। लेकिन देखिए, जो अरकान असेंबली है, जो सेनेटर हैं, उनका अपना एक इस्तेहकाक होता है, उनके साथ आप जोर जबरदस्ती अगर रेड जोन में करेंगे तो ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पे जाएगी और हर तरफ ये रोला पड़ जाएगा। इतना आसान नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट का जो दिल करे वो करती चली जाए। आप बहुत जुल्म कर रहे हैं, बहुत जबर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपने की है, लेकिन आप हर वक्त सारा कुछ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असेंबली है, जिन्होंने इमरान खान साहब के नाम के ऊपर वोट लिया है, जो जाकर सीटों पे बैठ गए हैं, अब उनका इम्तिहान शुरू हो गया। अवाम ने तो बार बार इम्तिहान में पास होकर दिखाया, लेकिन असल इम्तिहान जो है वो अब अरकान असेंबली का है, सेनेटर्स का है, कौमी असेंबली के अरकान का, सूबाई असेंबली के अरकान का, वुज़रा का, जो माजी में वजारतें लेते रहे, उनका इम्तिहान। अब इन सारे लोगों को आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एहतजाज रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा और जितनी भी कॉल्स दी जाए उन तमाम कॉल्स के ऊपर इन लोगों को आना पड़ेगा। तो पहली हिकमत अमली ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर धरना देंगे और वहां पे ये भी अनाउंसमेंट करेंगे जो अगले लाया अमल के हवाले से होगी। और याद रखिएगा, जुम्मे का दिन है, सुबह 10 बजे उन्होंने रखा है, तो ये 12-1 बजे तक चलेगा मामला मैक्सिमम। उसके बाद जुम्मे की नमाज हो जाएगी और फिर हफ्ते वाले दिन खैबर पख्तूनख्वा में ही दोबारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज है सुहेल अफरीदी की। एक नए जिले में वो जा रहे हैं, गालिबन इस मरतबा वो सवाबी में जा रहे हैं, जहां पे बहुत बड़ी एक्टिविटी पॉलिटिकल होने जा रही है। और उसके बाद एतवार के दिन उन्होंने एक बड़ा जरगा बुलाया है
جس جرگے میں وادی تیرہ کے حوالے سے اہم انکشافات ہوں گے، اہم فیصلے ہوں گے، اور پتہ چلے گا کہ وادی تیرہ کے لوگوں کو جو بے دخل کیا گیا ان کے علاقے سے، انہیں جو جبری طور پہ ان کے علاقوں سے انخلا پر مجبور کیا گیا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ اور پھر اگر یہ آپریشن والی ساری یہ چیزیں جھوٹ ہیں تو پھر سہیل آفریدی صاحب اپنی قوم کو لے کر ساتھ اپنے خود وادی تیرہ میں واپس آباد کاری کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ اگلا ہفتہ آپ ان چیزوں میں گزر جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی شدید تشویش ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو لایا گیا نا پمز اسپتال میں، تو اس میں دو چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی۔ نمبر ایک یہ کہ کڑی نگرانی کے اندر لایا گیا، باہر جو لوگ موجود رہتے ہیں نارملی چھوٹے موٹے دکاندار، تو وہاں پتا چلا کہ بہت ساری گاڑیاں 15-20 گاڑیاں اچانک آ گئی تھی، ہر طرف سیکیورٹی پھیل گئی تھی۔ جب عمران خان صاحب کو لایا گیا اور پھر عمران خان صاحب کو اچھا جو لوگ یہاں پھیلے ہوئے تھے ان کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اندر کون ہے، اور عمران خان صاحب کو صابر شاگر صاحب نے خبر دی ہے کہ فوجی حکام لے کر آئے۔ یہ کام جو ہے وہ فوجی حکام نے کیا، سویلین ادارے یہ کام نہیں کر پا رہے تھے، انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ وہ باہر والا کور ان کو دیا جاتا ہے تاکہ کوئی احتجاج ہو جائے، کوئی چیز ہو جائے تو وہ موجود رہے، ادروائز جو سویلین ادارے ہیں ان کو تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو فوجی حکام کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا صابر شاگر صاحب نے کہ وہ لوگ لے کر آئے۔ پھر جب یہ اسپتال کے اندر لے کر گئے تو جتنے سی سی ٹی وی فوٹیجز تھی وہ ساری کی ساری بند کر دی، کوئی بھی کیمرہ کام نہیں کر رہا تھا کہ کسی جگہ سے بھی عمران خان صاحب کی کوئی جھلک کوئی چیز باہر نہ آ جائے۔ یہ عاصم منیر صاحب کی ایک بڑی ضد ہے کہ میں عمران خان صاحب کی شکل کسی کو نہیں دیکھنے۔ جب عدالت کے اندر سے عمران خان صاحب کی فوٹو آ گئی تھی نا تو عاصم منیر صاحب نے بڑی خوفناک قسم کی انکوائری کروائی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو روکو، اس کو بند کرو۔ جب عمران خان کی ایک دو مرتبہ آڈیو باہر آ گئی تھی تب بھی بڑا رولا پڑ گیا تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی شکل میں کسی کو نہیں دیکھنے دوں گا، یہ تو فیلڈ مارشل صاحب کا ارادہ ہے اور ان کا فیصلہ۔ تو سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی بند کر دی گئی، اور جہاں سے عمران خان صاحب کو گزارا گیا وہاں پہ لائٹیں بھی یا بالکل کم کر دی گئی یا بند کر دی گئی، اور ایک گھیرا ڈال کے چاروں طرف سے عمران خان صاحب کو لے جایا گیا۔ اور جس آپریشن تھیٹر میں عمران خان صاحب کا آپریشن ہو رہا تھا وہاں ڈاکٹرز کے علاوہ بھی نامعلوم افراد موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں عمران خان صاحب کو ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے۔ یہ ہے ناظرین وہ ساری صورتحال۔ اب ان کی فیملی، ان کے گھر والے، ان کی پارٹی اور پاکستانی وہ تشویش میں ہے، پریشان ہے کہ عمران خان کو ایسا ہوا کیا کہ اچانک سے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر عمران خان صاحب کا نام بھی چل جاتا ہے، اور وہ ٹاؤٹ صحافی عمران خان صاحب کے حق میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں جنہوں نے کبھی عمران خان کے حق میں بات نہ کرنے کی ایسا لگتا ہے کہ قسم کھا رکھی ہے۔ یہ منجن آپ کو بیچا جائے گا کہ پاکستان کے آرمی چیف کو، اسٹیبلشمنٹ کو بڑی فکر ہے کہ جناب پاکستان میں کرپشن ہو رہی ہے اور کرپشن کا پیسہ باہر جا رہا ہے۔ یہ منجن آپ کو پہلی دفعہ نہیں بیچا جائے، یہ آپ کو پہلے کئی دفعہ بیچا گیا۔ یہ منجن آپ کو ضیاء الحق کے دور میں بیچا گیا، یہ منجن آپ کو پرویز مشرف کے دور میں بیچا گیا، یہ منجن آپ کو راحیل شریف کے دور میں بیچا گیا، یہ منجن آپ کو جنرل باجوہ کے دور میں بیچا گیا، اور یہی منجن آپ کو اب عاصم منیر صاحب بھی ان کے دور میں بھی بک رہا ہے۔ اب منجن ہے کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت غصہ چڑھتا ہے جب کوئی کرپشن کرتا ہے۔ دیکھیں میری دلچسپی اس میں ہے کہ پاکستان کے سارے فیصلے تو کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ، ہر ادارے کے اوپر قابض کون ہے اسٹیبلشمنٹ، ہر جگہ پہ بیٹھا ہوا کون ہے اسٹیبلشمنٹ، نیب تو کون کرتا ہے کنٹرول اسٹیبلشمنٹ، جتنے اداروں میں کرپشن ہو رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ناک کے نیچے ہو رہی ہے۔ تو جس وقت کرپشن ہو رہی تھی جب میڈیا بتا رہا تھا تب ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رنگی، اب اچانک سے ان کو کرپشن کیوں یاد آ گئی، یہ سوچنے والی بات۔ ایک بات جس کے اوپر مجھے پورا یقین ہے کہ کرپشن کو لے کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر ذرا سا بھی رد عمل نہیں ہے، اتنا سا ایک ٹکے کا رد عمل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہیں کرپشن بری لگتی تو یہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کے کیسز معاف کروا کے انہیں اقتدار میں کبھی نہ لے کر آتا۔ اگر انہیں کرپشن بری لگتی تو یہ NRO 1 اور NRO 2 دونوں NROs کبھی نہ دیتے، اور یہ دونوں NROs کس نے دیے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے دیے۔ ایک دفعہ مشرف دور میں ہوا، ایک دفعہ باجوہ کے اور عاصم منیر صاحب کے دور میں ہوا۔ تو اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرپشن کو اپریشیٹ کر سکتی ہے، کرپشن کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے، وہ برا سمجھتے ہیں کہ کوئی اکیلا کرپشن کرے، یا انہیں برا لگتا ہے کہ کوئی کرپشن کرے اور پھر بات بھی نہ مانے۔ یعنی اگر ان کی بات مانتے رہے، آپ کرپشن کرتے رہے، پرابلم ہی کوئی نہیں ہے۔ مجھے خود ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایک بندے نے یہ کہا تھا کہ ہمیں وہ آدمی سوٹ کرتا ہے جو کرپٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ہم بڑے آرام سے اپنا کام کروا لیتے ہیں۔ جو بندے ایماندار ہوتے ہیں اور جن کے اندر زیادہ حب الوطنی کا وہ بھرا ہوا ہوتا ہے جذبہ، وہ ہمارے کام نہیں آ سکتے۔ مجھے خود کہا تھا اور سینئر آفیسر نے کہا تھا۔ اب ناظرین معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کرپشن کی کہانی سنائی جا رہی ہے، یہ کیوں سنائی جا رہی ہے؟ یہ آپ کو صرف ایک منجن بیچا جا رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ نون لیگ کا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ واردات ہے۔ ایک خبر سناتا ہوں آپ کو، 9 مئی تو آپ کو یاد ہوگا، 9 مئی 2023، لیکن آج آپ کو ایک اور 9 مئی میں یاد کرواتا ہوں، اور یہ ہے 9 مئی 2014، یعنی آج سے 11 سال پہلے 9 مئی۔ اس 9 مئی پہ اسحاق ڈار صاحب نے قوم کو یہ بتایا تھا
जुम्मे का दिन था और पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बताया था कि पाकिस्तानियों के 200 अरब डॉलर्स पड़े हुए हैं स्विस बैंकों के अंदर। अब तो ये कह रहे हैं ना 8 अरब डॉलर, यानी जितनी औकात होती है उतनी बड़ी बात करता है लोग। उस दौर में जरा एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को लगता था बहुत पैसा है, अभी बेचारे 1-1 अरब डॉलर के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचारे पैसा ही नहीं है इनके पास अपना। तो अब 8 अरब डॉलर पे आ गया, वो 200 अरब डॉलर स्विस बैंकों में पड़ा हुआ था डार के मुताबिक। अब कहते हैं 8 अरब डॉलर है जो बाहर पड़ा हुआ पाकिस्तानियों का, हमने लेकर आना है वापस। तो ये 200 अरब डॉलर कहां गया? ये तब भी चूना बेचा गया था पाकिस्तानियों को, और चूना लगाया गया था, चूरन बेचा गया था। स्विस बैंकों से 200 अरब डॉलर वापस लाएंगे, हुकूमत का कौमी असेंबली में ऐलान। 2014 में नवाज शरीफ की हुकूमत, इसहाक डार वजीर खारजा और राहील शरीफ था गालिबन उस वक्त, राहील शरीफ ही था उस वक्त, आर्मी चीफ था। तो उस वक्त जनाब ये फैसला हुआ कि इन बैंकों में रकूम जमा करवाने वालों के नाम और अकाउंट की तफसीलात हासिल करने के लिए स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान टैक्स मुआहदे में तरामीम के लिए 26 अगस्त को मुज़ाकरात होंगे। ना मुज़ाकरात हुए, ना किसी का नाम आया, ना कुछ पता चला। बाद में पनामा पेपर्स के अंदर पता चला कि इधर तो जनाब पनामा लीक्स हो गई है। यहाँ पे तो जो है वो एक और जो है वो बरतानिया के अंदर जो है वो बेनामी प्रॉपर्टीज निकल आई है। तब पता चला कि एक शरीफ खानदान है, पेंट हाउस पायरेट्स, आपको याद है इनकी बड़ी कहानियां मशहूर हुई थी। बहरहाल ये चूरन पहले भी पाकिस्तान को बेचा गया, बार बार बेचा गया, एहतसाब करेंगे। परवेज मुशर्रफ भी इसी नारे के साथ आया था, सबका एहतसाब कर दूंगा। किसी का एहतसाब नहीं किया, बल्कि उसके दौर में करप्शन को 4 चांद लग गए, पर लग गए करप्शन को, टका के करप्शन की गई उसके दौर में। पैसा ही बहुत आया पाकिस्तान में, रियल स्टेट माफिया बन गया उस दौर में। बहुत सारे माफिया ऐसे जो पहले कभी नहीं थे, वो माफिया उस दौर में बने। तो ये कौम को ना तवज्जो हटाने के लिए कि जनाब हम बड़े खिलाफ हैं करप्शन के और इमेज बिल्डिंग होगी, कुछ इधर से पकड़ के इसको दबा कर दिया, उसको पकड़ के दबा कर दिया। अभी एक पकड़ा हुआ बेचारा ADCR, चंद अरब की करप्शन की होगी बेचारे ने। भी पकड़ना है तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के उन लोगों को पकड़ो जिन्होंने जजीरे लिए हुए हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के उन लोगों को पकड़ो जिनके नाक के नीचे करप्शन होती है और आज तक उनसे पूछा नहीं गया कि जनाब ये करप्शन आपके नाक के नीचे होती है, पैसा कहां से आता है? जरा नाम निकाले ना उन लोगों के, पता करें कि उन लोगों ने कितना पैसा बनाया। और बाहर के खाली ब्यूरोक्रेट जाके रहते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो रिटायर हो जाते हैं वो जाके बाहर नहीं रहते, वो भी रहते हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं और वो भी बाहर जाके रहते हैं, वहां जाके शहरियत ले लेते हैं, क्योंकि इनके पास लूट का माल बहुत ज्यादा होता है, काम तो करना नहीं पड़ता, बाकी जिंदगी गुजारते हैं याशी में बीवी बच्चों के साथ। बहरहाल एक ADCR जो है उसको सरकारी ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया, और ये जो सरकारी ऑफिसर है ये जनाब अली गिरफ्तार होता है सियालकोट से। पहली खबर इसकी आती है, मोहम्मद उमैर साहब देते हैं, जर्नलिस्ट है। शुरू में मैं 2 अगस्त की खबर वो ये कहते हैं सियालकोट के हुकूमती हल्के के हरदिल अजीज RO, ये RO भी थे, रिटर्निंग ऑफिसर थे अहम तरीन हल्के के। तो ये आंखों के तारे हैं ना ख्वाजा आसिफ वगैरह इस तरह के लोगों के। तो जनाब ये क्योंकि RO थे और फिर आपको पता है रेहाना डार साहबा के साथ क्या हुआ, बाकी लोगों के साथ क्या हुआ वहां पे, और इस किस्म के लोगों ने किया। जो यास्मीन राशिद साहबा के साथ हुआ लाहौर में, इसी किस्म के लोगों ने किया। जो आलिया हमजा साहबा के साथ हुआ, इसी तरह के लोगों ने किया कि इधर का इलेक्शन उधर कर दिया। जो कुछ मरियम नवाज को इलेक्शन जितवाने के लिए महर शराफत के खिलाफ हुआ, इसी तरह के लोगों ने किया। तो जनाब ये भी एक शख्सियत थे, और इनको जनाब गिरफ्तार किया गया करप्शन के मामले पर। एंटी करप्शन ने 5 रोज का रिमांड हासिल कर लिया। एक जिले में करप्शन का ये लेवल है, पूरे सूबे में कितनी करप्शन होगी उन्होंने खबर दी थी। अब जनाब पता चलता है कि एक सूबाई और वफाकी वजीर जो है वो मुश्किल में आ गया। पहले ये खबर आती है इस आदमी के गिरफ्तार होने के बाद, और फिर पता चलता है कि करप्शन का मामला करोड़ों का नहीं अरबों का है। तो चलो अरबों इसने खा लिया तो क्या हुआ, बेशुमार लोग अरबों खाते। भाई जितने लोगों से आपने 2 नंबर काम करवाया, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इनसे जाली फॉर्म 47 लिए थे ना RO से, तो जिन्होंने जाली फॉर्म 47 लिए RO से वो है ना रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इन्होंने तो जालसाजी कर दिया। तो ये ब्लैकमेल करेंगे, पैसा बनाएंगे। इनको पता है पाकिस्तान में रखा ही कुछ नहीं है, हमने पूरा का पूरा इलेक्शन उल्टा दिया है। इस मुल्क के अंदर तो जीना भी मुश्किल है, इस मुल्क के अंदर रहना भी मुश्किल है। इन RO से बेहतर किसी को नहीं पता, जिन्होंने अपने हाथ से पूरी तबाही फेरी है, वो कभी इस मुल्क में रहना चाहेंगे? वो फटाफट पैसा लपेट के मुल्क से भागना चाहेंगे, और इसीलिए सबने अन्नी पाई हुई है। अब जनाब जुबैर अली खान साहब ने खबर दी इस बारे में, उन्होंने कहा जी कि ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफा दे दिया इस बारे में, और ये रोला पड़ गया। और ये बहुत सारे और भी साहब ये क्लेम कर रहे थे कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी इस बंदे को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, और इसका रिमांड अब मुकम्मल हो रहा है। देखना यह है कि आज के दिन में इसको रिहाई मिलती है या नहीं मिलती। अगर रिहाई मिलती है तो पता चल जाएगा कि क्या होता है, रिहाई नहीं मिलती तो पता चलेगा फिर क्या होता है, या इसके लिए क्या सहूलत पैदा की जाती है। बहरहाल इसको गिरफ्तार जो है वो एंटी करप्शन ने किया है पंजाब में। तो यहाँ पे पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत का भी मामला है, और कुछ लोग कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात भी की है, और अपना इस्तीफा भी डॉक्टर तौकीर शाह को